बाद में सभी ठीक है। So seeds you can also sow in raised beds. So you need to prepare the raised beds with convenient length as well as convenient width as well as proper height, almost 15 to 20 centimeter height, और convenient length और एक 60 to 80 मीटर वाली width आप लीजिए और उसका raised bed कीजिए। उसमें आप you can sow about 350 grams of seed for 1 hectare area. So 1 hectare area में आप बेड प्रिपेयर कीजिए। तो उसमें आप एक पर्टिकुलर, जब आप नर्सरी में करते हो तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं, आप कम से कम स्पेसिंग ले सकते हैं। तो रो में आप 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं और इसमें भी 5-6 सेंटीमीटर लेकर प्लांट टू प्लांट। तो ऐसे आप सोइंग कीजिए सीड्स का, तो आप ऐसे रेज बेड पर भी ऑब्टेन कर सकते हैं प्लांटलेट्स या सीडलिंग्स। तो बाद में जर्मिनेशन विल बी ऑब्जर्व्ड इन 2 to 3 वीक्स आफ्टर सोइंग। 2 से 3 वीक आपको लगेंगे सीड जर्मिनेट होने के लिए। तो 6 to 7 वीक ओल्ड सीडलिंग्स विल बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांट। तो 6 to 7 या तो आप पॉलीबैग्स में से ले लीजिए या फिर आप सीड बेड से भी ले सकते हैं। तो प्लांटिंग आप करने के टाइम पे आपको पिट करना पड़ेगा। तो पिट का साइज है 1 to 1.5, तो 1 मीटर आपका काफी हो जाएगा। सॉरी फीट है यहाँ पे, सॉरी तो फीट है। तो 1 मीटर तो हम मैंगो जैसे जो ट्री क्रॉप्स वाले सिट्रस मैंगो या कोकोनट वगैरह उसके लिए 1 मीटर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लगभग 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर तक आप ले सकते हैं और उतना ही तीनों साइड से लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ उसको डक कीजिए 1.8 to 1.8 मीटर से या 2.4 into 2.4 मीटर अपार्ट। सो इट डिपेंड्स ऑन वैरायटी। टॉल वैरायटी है तो उसके लिए ज़्यादा लगेगा, डॉर्फ वैरायटी के लिए आपको कम लगेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन योर वैरायटी। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा एक हाई डेंसिटी प्लांटिंग है जिसमें आप 1.2 into 1.2 से भी ले सकते हैं, जो भी कुछ हाई डेंसिटी प्लांटिंग वाली वैरायटी है। और नॉर्मल तो 1.8 है, नहीं तो टॉल वैरायटी के लिए आप 2.4 या 2.4 मीटर भी ले सकते हैं। तो ये पिट आप फिल कीजिए FYM से। यू कैन फिल विथ FYM 30 to 40 kg ऑफ FYM। और टॉप सॉइल लीजिए और डाउन साइड वाला सॉइल है यू अवॉइड दैट सॉइल। You can take top soil, you can mix with 30 to 40 kg of FYM per pit। ठीक है, 25 ग्राम ऑफ अल्ड्रीन, 5% ऑफ डस्ट, 5% डस्ट होता है, ये अल्ड्रीन होता है जो एक फंजीसाइड्स रहती है। तो will be added to the pits and you can fill with this top soil। All you can mix together this FYM, aldrin, cellular topsoil, and you can fill the pit up to 3/4 level. After that you can at the beginning of monsoon, at the start of your rainy season, you can take at the center you can keep you can remove that polythene bag without damaging the root system, or we are telling that earth ball or root ball। So don't damage that system. You can easily remove with the help of some scissor or blades। Okay, it is in polybag। ठीक है, अगर आप इससे भी ले सकते हैं तो आप शावेल या किसी की मदद लीजिए। ठीक है, अगर आप सीड बेड पे प्लांट किए हो तो ऐसा कीजिए कि उसका रूट सिस्टम डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर्बेसियस प्लांट से बहुत ही डेलिकेट होता है, फाइब्रस रूट्स होते हैं। तो ऐसा शॉवेल जैसा टूल्स इम्प्लीमेंट्स आपको मिल जाता है वैसे वो उसके नीचे से ये करके आप लिफ्ट कर सकते हैं, तो आपका रूट सिस्टम डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो ड्यू टू सेक्स वेरिएशन मोर देन 1 सीडलिंग्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्लांट पर पीट। तो जहाँ पे मेल प्लांट मिलने की भी संभावना होती है या फीमेल भी मिल सकता है या भी कुछ जो वैरायटी के ऊपर। तो यहाँ पे 2 प्लांट्स हम प्लांट करते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ डायोसियस वैरायटी को 1 को 2 4 सीडलिंग्स यू आर ट्रांसप्लांटिंग पर पीट। अगर वो हर्मेफ्रोडाइट है तो आप 2 प्लांट कीजिए, अगर वो डायोसियस है मान लो उसमें फीमेल और मेल टाइप है तो आपको 4 सीडलिंग्स। तो पहले हमने 4 ग्रो किए तो 4 आप पर प्लांट कर सकते हैं।
whereas 2 seedlings are sufficient in case of hermaphrodite type, solo, Burgundy. So after planting, irrigate the pits as well as provide some staking, that is support. So यहाँ पे एक अच्छा मल्चिंग सिस्टम दिया है। ये पूरा हाई डेंसिटी या डॉर्फ ग्रोइंग वैरायटीज है पपैया का, जैसे कि पुसानंदा है। तो यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग एंड इंटरकल्टिवेशन, यू कैन यूज सम शॉर्ट ड्यूरेशन वेजिटेबल्स, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम up to about 6 months from planting. Okay, so for control of weeds, some weedicide like fluclorarin, butachlor, this also can be used. So post emergence herbicide also you can use, those are also effective. Coming to flowering as well as fruit set, so papaya start flowering, papaya papaya start flowering 5 to 6 months after the planting, after its planting. So when the sex of the papaya is identified, तो पहले तो आप सेक्स उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि या तो ये hermaphrodite है या फीमेल है इन केस ऑफ Gynodioecious, नहीं तो आपको डायोसियस वैरायटी में मेल या फीमेल, तो कैसे आइडेंटिफाई करना है? ये तो फ्लावर्स के हिसाब से ही आइडेंटिफाई हो सकता है, ये भी आगे देखेंगे कैसे हार्वेस्ट करना है। तो जब तक आप मतलब बाय विजुअल ऑब्जर्वेशन आप फ्लावर से ही वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, नहीं तो कोई हमारे पास एक तो डीएनए आरएनए वो टेस्ट करने का कोई फार्मर्स के पास नहीं रहता है, तो विजुअल ऑब्जर्वेशन ही अच्छा मेथड है। सो व्हेन सेक्स ऑफ द प्लांट इज आइडेंटिफाइड, सरप्लस जो एक्स्ट्रा मेल प्लांट्स है विच विल हैव एक्स्ट्रा मेल प्लांट्स, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसको बहुत ही लॉन्ग स्टॉक रहता है, 1 to 12 मीटर, सॉरी 1 to 1.5 मीटर वो फ्लावर स्टॉक रहता है, वो पूरे हैंगिंग रहते हैं with small tubular flowers which contain stamens only. Okay, उसमें सिर्फ stamens रहेंगे, तो ऐसे आप मेल फ्लावर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। may be removed by keeping 1 male plant for every 10 plants, so 1:10 रेशो में as a pollinizers को लगते हैं। thinning of extra male plants, removal of male plants by maintaining 1 male plants for every 10 plants after the flowering, ये भी essential है। यहाँ पे मैन्योरिंग है जो कि रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर फॉर डिफरेंट, तो यहाँ पे स्प्लिट डोसेस में आपको देना है 4 split doses, first month after planting, 3rd month, 5th month and 7th month after planting. So while applying this fertilizer, it is not necessary to give fertilizer to the male trees, because they are not going to give you any yield, so which you kept as a pollinizers. So 10 plant, so में से 10 plant आप मेल प्लांट, तो उसको आप मैन्योर्स या फर्टिलाइजर मत दीजिए, क्योंकि वो ऐसे ही आपको फ्लावर यील्ड देते रहेंगे, ठीक है, because they will regularly produce the flowers. Okay, तो यहाँ पे एक मैनुअल डोसेस दिए है, तो यहाँ पे मैं कोई ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो ये कुछ स्टेट के हिसाब से बदलता जाएगा, तो कोई याद रखने की उतनी जरूरत नहीं, पर आप एवरेज आप देख सकते हैं कौन सा आता है। ये स्पेशली पूरे जहाँ पे लैटरेटिक, रेड लैटरेटिक सॉइल रहती है, तो उसके हिसाब से तमिलनाडु या ब्लैक सॉइल से, यहाँ पे क्ले या एलुवियल सॉइल भी है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तो उसके हिसाब से सॉइल के हिसाब से वो चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कॉमन डोसेस दिए है एमपीके का और FYMB, तो इस हिसाब से रहता है। इरिगेशन, कमिंग टू इरिगेशन, शुड बी इरिगेटेड once in 8 to 10 days in winter and 6 days in summer by ring system. So आप रिंग कीजिए या बेसिन कीजिए, तो उसमें आप बेसिन में आपका स्टेम का पोर्शन या उसका ट्रंक है वो मिट्टी से ढकना चाहिए, उसके साइड में भी आप पानी दे सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो कॉलर रॉट जैसा कोई डिसीज आ जाएगा अगर ज्यादा आपको पानी, क्योंकि वो पहले स्टेम सकुलेंट रहता है, सॉफ्ट रहता है, हर्बेशियस रहता है, तो डायरेक्ट टच नहीं होना चाहिए पानी से, ठीक है, तो थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ होना चाहिए या मिट्टी से ढकना चाहिए स्टेम, और साइड में आप पानी दे सकते हो। दूसरा, उसको हम रिंग बेसिन बोलते हैं, तो रिंग करके उसमें बेसिन रहता है, तो बेसिन में आपको पानी देना है। तो वीड मैनेजमेंट यहाँ से वीडिसाइड सच एज फ्लुकुलर, ओके, पहले ही आपने देखा ब्यूटाक्लोर या पोस्ट इमरजेंस जैसे कि ग्लाइफोसेट,
सो सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन पपाया तो पहले बताया जैसे कि पपाया में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्स रहते हैं, जैसे कि ये पॉलीगैमस इन नेचर है। तो फ्रैंकल एंड ग्लोन 1977, सो 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेक्स उन्होंने बताए। जैसे कि मेल फ्लावर्स रहते हैं, तो मेल फ्लावर्स विल बी स्प्लेंडर स्पून शेप्ड रहते हैं, बड्स विथ वेरी लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर फ्लावर्स ऑन लॉन्ग पेडंकल। पेडंकल उनका बहुत ही लॉन्ग रहता है, डायरेक्टली लिप एक्सिल में नहीं आते, थोड़ा वो स्टेम या पेडंकल पोर्शन रहता है, बहुत ही दूर रहते हैं प्लांट की बॉडी से, ठीक है। तो लीफ एक्सिल पेटल्स आर फ्यूज एट बेस एंड कंटेन स्टेमेंस, ओनली स्टेमेंस। सिर्फ एंड्रोशियम का पार्ट रहेगा, गाइनोशियम और ओरी पार्ट एब्सेंट रहेगा, ठीक है। एंड दे कैन नॉट डेवलप इनटू फ्रूट्स। तो दूसरा है पिस्टिलेट या फीमेल फ्लावर्स रहते हैं, वो बहुत ही लार्ज रहते हैं और बहुत ही क्लोज, उनका पेडिसिल बहुत ही छोटा रहता है, ट्रंक से बहुत ही क्लोज रहते हैं, लीफ एक्सिल में आ जाते हैं, born singly or in a group of 3 in a leaf axils very close to the trunk. So these flowers have 5 large twisted fleshy petals. तो 5 उसको पेटल रहती है, उसको ओवरी रहेगी, which swells and develop into papaya fruit. तो ये हो गया। तीसरा है hermaphrodite flowers. So these are bisexual or perfect or hermaphrodite flowers having both androecium and gynoecium, male and female organs. So they are creamy white in color, big size flowers with almost no peduncle. तो bisexual flowers रहते हैं ये, born in the same manner as that of female flowers. So थोड़ा सा डिफरेंस रहता है फीमेल और hermaphrodite में। आप फील्ड लेवल पे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई आप ये नहीं कर सकते। फील्ड लेवल पे थोड़ा सा इसको ज्यादा स्टॉक रहता है या थोड़ा सा पेडंकल पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो क्लोजर टू द ट्रंक इन लीफ एक्सिस। तो इन पपाया यहाँ पे दूसरा एक है चेंज इन सेक्स एक्सप्रेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा भी ऑब्जर्व किया, जो भी कुछ यहाँ पे मेल प्लांट है वो एक तो फीमेल में कन्वर्ट होता है, बाद में हर्माफ्रोडाइट में भी कन्वर्ट होता है। तो ऐसी चीजें यहाँ पे होती रहती है, ठीक है, ठीक है। तो ये चलता रहता है, पर साइंटिस्ट लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया और उसको भी फिनोमिना की तरफ से यूज किया। वो तो आपके स्टडी के लिए नहीं है वो, ठीक है, पर सिर्फ उसका एक रेफरेंस है आपको। इन पपाया जनरली सेक्स एक्सप्रेशन, उसको बोलते हैं सेक्स एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये जनरली एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट होता है, या लो टेम्परेचर फेवरिंग द प्रोडक्शन ऑफ परफेक्ट फ्लावर ऑन मेल ट्री। मेल ट्री पर भी जो मेल फ्लावर्स है वो परफेक्ट फ्लावर्स कन्वर्ट हो जाने लगते हैं। तो पहले तो फीमेल हो जाते हैं, बाद में परफेक्ट फ्लावर बन जाते हैं। सो इट वाज ऑब्जर्व दैट फर्टाइल hermaphrodite types had some pistillate flower which showed the tendency of male in summer। तो ऐसा भी एक पाया गया है कि अगर फर्टाइल hermaphrodite फ्लावर है तो उन पर भी कुछ पिस्टिलेट फ्लावर्स जैसे रहते हैं, मतलब उसमें शायद गाइनोशियम एबॉर्टिव या स्टराइल रहता होगा, तो वो मेल जैसी टेंडेंसी पैदा करते हैं, फीमेल टेंडेंसी इन विंटर। तो ऐसा भी पाया गया है, ये ऑब्जर्वेशन है साइंटिस्ट लोगों का, ठीक है, कुछ रेयर केसेस में, ठीक है। दूसरा है सीडलेस फ्रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम प्योर फीमेल फ्लावर्स विच आर नॉट क्रॉस पॉलिनेटेड। ओके, तो आपको सीडलेस, आपको सवाल पूछा था सीडलेसनेस का, तो आपको मिल जाता है प्योर फीमेल फ्लावर्स में विच आर नॉट क्रॉस पॉलिनेटेड एंड विच आर सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है। तो ऐसी कुछ वैरायटी है जहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सक्सेसफुल है, उसमें आपको, या फिर वो फीमेल है उसमें आपको मिल जाता है, ठीक है। सो आफ्टर फ्लावरिंग द फ्रूट्स मैच्योर विद इन 5 months आफ्टर फ्लावरिंग। आफ्टर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग आने के बाद आपको पूरा पका हुआ फल या पूरा मैच्योर फ्रूट आपको 5 month में मिल जाता है। अंडर एडवर्स क्लाइमेटिक सिचुएशन flowers as well as fruit drop, it is very common. So to avoid this problem you can spray Planofix, that is also known as ये इसमें ऑक्सीन रहता है, ऑक्सीन का हार्मोन है यहाँ पे, प्लानोफिक्स उसको हम बोलते हैं, 1 ml per liter।
तो ये क्या है, फ्लावरिंग को आपको हेल्प करता है और फ्लावर ड्रॉप होने से बचाता है। ठीक है, अगर फ्लावर आपका आ गया तो उस पर आप स्प्रे कीजिए। सो फ्रूट चुनिंग इज ऑल्सो सजेस्टेड फॉर गुड साइज एज वेल एज क्वालिटी। सो जहाँ पर ज्यादा फ्रूट फ्लावर्स आ जाते हैं तो उससे ज्यादा फ्रूट्स आ जाते हैं। तो अगर फ्रूट का आपको साइज ज्यादा चाहिए तो कुछ आप फ्रूट्स चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। दूसरा, हार्वेस्टिंग इंडाइसेस। तो पपैया कम्स टू बियरिंग विद इन 10 मंथ्स। ओके, सो प्लांटिंग से 10 महीने उसको लगेंगे फ्लावरिंग देने के लिए, और उसका इकोनॉमिक लाइफ साइकिल, ठीक है, वो फ्लावरिंग देना और फ्रूट यील्ड देना स्टार्ट करेगा। उसका इकोनॉमिक लाइफ साइकिल 5 साल से कम होता है, 3 to 4 years रहता है उसका इकोनॉमिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड व्हेन फ्रूट टर्न स्लाइट येलो इन कलर। थोड़ा सा येलो टिंच उस पर आ जाएगा तब आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाइल हार्वेस्टिंग फ्रूट्स शुड नॉट बी डैमेज टू प्रिवेंट द रॉटिंग। रॉटिंग अगर डैमेज हुआ, जमीन पर गिर गया, उसको इंजुरी हो गई तो रॉटिंग हो सकता है। So manual harvesting is very much practiced. Washed fruits with water, fungicides, benzoate 0.5%. Pack in boxes with some cushioning material. So after harvesting, about 5 to 6 days, fruits ripen depending upon room temperature. So ये भी climatic fruit है जो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से हार्वेस्ट कर सकते हैं, या तो 75-80%, या फिर क्लोज मार्केट है तो 85 या 90% मैच्योरिटी में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। So fruits could be stored for more than 4 to 5 weeks at यहाँ पे आप या at 0 degree centigrade. Also individual fruits can be wrapped in newspaper. So newspaper भी आपको इथिलीन गैस प्रोड्यूस करता है, वो भी आपको हार्वेस्टिंग में मदद करता है। तो यहाँ पे ये दिया है। तो यील्ड आपको लगभग लोकल वैरायटी से लेके ये एवरेज यील्ड है 30 to 80 टन। तो आपने देखा कुछ वैरायटी 100 kg, 100, 100, 120 या 200 तक भी जाते हैं हाइब्रिड्स, इन केस ऑफ हाइब्रिड्स, बट ये एवरेज यील्ड है। और इंडिया में भी ऑलमोस्ट अलग अलग तरफ के वैरायटी, तो यहाँ पे एवरेज उतना ही रहेगा 70 या 80, 60 to 80 रहेगा एवरेज इंडिया में। ठीक है, तो पेपेन इज प्रोटियोलाइटिक। पेपेन एक्सट्रैक्शन आप देखिए, पेपेन इज प्रोटियोलाइटिक obtained from milky latex obtained from immature type of papaya fruits. So यहाँ पे about 400 tons of pepen is produced throughout the year in the world. So the USA, UK are the major consumers, वो उसका यूज करते हैं पेपिन का। तो इमेच्योर पपाया फ्रूट्स ऑफ 90 to 100 days ओल्ड की पपाया रहते हैं फ्रूट्स। ठीक है, तो वो फ्लावरिंग होने के बाद 90 या 100 डेज ओल्ड वाले पपाया आप यूज कीजिए। उसमें आप मिल्की लैटेक्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसका प्रोसीजर क्या है, 4 to 6 कट आपको देने हैं इमेच्योर फ्रूट्स पे, वो जो कि 2 mm इन डेप्थ हो गए। तो लैटेक्स विल बी कलेक्टेड फ्रॉम 5 to 6 टैपिंग्स। तो ऐसे आपको एक थोड़े थोड़े इंटरवल में, एक एक वीक के इंटरवल में 5 to 6 टैपिंग्स आप करके पूरा उसको, उसका पूरा मैच्योरिटी 75-80% मैच्योरिटी होने तक आप उसका पूरा लैटेक्स ऑब्टेन कर सकते हैं। बाद में आप वो लैटेक्स को सीव कीजिए। यू कैन ड्राई दैट लैटेक्स इन द सन और इन द वैक्यूम शेल्फ ड्रायर। क्वालिटी as well as grade of papaya, it will be determined weapon, it will be determined by color as well as enzymatic activity, that is ट्रिप्सिन यूनिट है ये। तो आप जस्ट ये इसको याद रखिए, ट्रिप्सिन यूनिट है करके, उससे एंजाइमेटिक एक्टिविटी हम, उसमें कितना एंजाइम है पेपेन वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका क्वांटिटी क्या है। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। तो 90 to 100 डे ओल्ड वाला आपको फ्रूट सिलेक्ट करना है पेपेन एक्सट्रैक्शन के लिए। ऑफलाइन फ्रूट्स रिलेटिवली यील्ड मोर एज कम्पेयर टू राउंड। तो ऑफलाइन फ्रूट्स रहता है या पायरीफॉर्म पियर शेप वाला रहता है, वो आपको ज्यादा पेपेन या लैटेक्स आपको यील्ड देगा। सो ड्यूरिंग जुलाई मंथ आपको पेपेन का यील्ड बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो देयर विल बी 4-fold इंक्रीज इन पेपेन यील्ड इफ यू आर यूजिंग इथ्रेल एट 200 ppm। तो इथ्रेल आप 200 इसका एक स्प्रे होता है, ये आप कर सकते हैं इमेच्योर फ्रूट्स पे, तो आपको ज्यादा पेपेन यील्ड मिलने की संभावना होती है यहाँ पे। तो ऑलवेज कलेक्ट पेपेन इन ग्लास वेसल्स और एल्यूमिनियम ट्रेस। तो जहाँ पे कोई मेटल का रिएक्शन नहीं होगा आपके एंजाइम से, तो आपको ये तो वुडन भी कर सकते हैं या ग्लास कर सकते हैं, एल्यूमिनियम जिसमें कोई केमिकल या मेटालिक कोई रिएक्शन ना रहे। दूसरा क्या है, यूज पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड
to extend the storage life of that papain or latex. So about 450 gram per plant and 375 gram of papain you can extract from per hectare area. So यहाँ पे Co5 and Co2 you have seen those very suitable for papain extraction. Coming to post harvest handling as well as storage. So after harvesting, papaya fruits are graded on the basis of their weight, size as well as color. So fruits are very perishable, highly perishable in nature. So they can be stored for 1 to 3 weeks at temperature of 10 to 13 degrees centigrade as well as 85 to 90% of relative humidity. तो इतना काफी है यहाँ पे. Coming to plant protection, some few insect pest है यहाँ पे जैसे कि scales है, mealybugs है, aphids, thrips. तो ये बहुत ही इन्फेक्शन करते हैं. यहाँ पे स्केल इंसेक्ट है, मिलीबग्स है, वो स्टेम या लीव्स पर रहते हैं. दूसरा सो माइट्स भी एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, समर मंथ में आ जाते हैं. दूसरा डिसीज है जैसे कि कॉलर रॉट या विल्ट है. ये बहुत ही इससे पीथियम एफेनी डर्मेटम और फाइटोप्टेरा पाल्मियोरा एक कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसके. जो एंथ्रेक्नोज होता है दूसरा कोलिटोट्रिकम ग्लियोस्पोरोडाइस से. तो ये भी है. इनिशियल वो स्मॉल राउंड वाटर सोक्ड एरिया पैदा करता है फ्रूट्स पे. कॉन्सेंट्रिक लेशंस हो जाते हैं. सो डिसीज कैन आल्सो अफेक्ट द पेटियोल्स ऑफ लोअर लीव्स लीडिंग टू शेडिंग ऑफ द लीव्स. दूसरा पाउडर मिल्ड्यू है. तो ये भी एक हार्मफुल डिसीज है, लीफ पे आ जाता है पाउडर मिल्ड्यू. दूसरा जैसे कि मोजैक है, वायरल डिसीज. वायरल तो बहुत ही डिफिकल्ट डिसीज है और बहुत सारा एरिया वायरल डिसीज से अफेक्ट हो रहा है पपाया में. जैसे कि बनाना में भी हुआ अर्लियर. तो बनाना में फ्यूजारियम या पनामा विल्ट जैसे कि डेंजरस या बनाना स्ट्रिक्ट मोजैक, ब्रैक्ट मोजैक थे. तो ऐसे यहाँ पर भी मोजैक है, लीफ कर्ल है, रिंग स्पॉट है. ये पूरा वायरल की वजह से होता है. तो ये नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमन है. कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में बहुत ही थ्रेट ने पैदा किया आज. तो रिंग स्पॉट ये बहुत ही डिफिकल्ट. तो पहले तो ये मोजैक रहते हैं और दूसरा ये रिंग स्पॉट, ये भी बहुत ही डेंजरस वायरल डिसीज है. ठीक है. दूसरा निमेटोड का इन्फेक्शन भी यहाँ पे होता है, रूट सिस्टम को अफेक्ट करता है और आपका यील्ड रिड्यूस करता है. ठीक है. तो इस तरह से तो इस क्रॉप में आपको कुछ डिफिकल्टी है तो ये या इतना सिलेबस आपको काफी कुछ परेशानी है इसमें पपाया में. ठीक है. तो ये पपाया क्रॉप आपका हो गया फिनिश. तो इतना आपके लिए कॉफी है. ये मेजर ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप है. ठीक है. हेलो. यस सर. बस सर. हाँ बोलिए. ठीक है बोलिए बोलिए. ठीक है. तो पपाया में कौन सा विटामिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? पपाया फ्रूट में, मैच्योर पपाया फ्रूट में कौन सा विटामिन आपको ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है? विटामिन ए, बी, सी या कौन सा? बता दिया, पहले ही बता दिया था. हाँ नहीं, विटामिन ए ज्यादा. विटामिन सी. सर विटामिन ए मैंगो में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद पपाया में भी होता है. ठीक है. तो पपाया का ओरिजिन क्या है? दूसरा पपाया का ओरिजिन क्या है? ठीक है, ट्रॉपिकल अमेरिका या मेक्सिको. ठीक है. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. तो पपाया में कौन से सेक्स फॉर्म है पाए जाते हैं? किस टाइप के फ्लावर्स रहते हैं पपाया में? हार्मोफ्रोडाइट. हाँ, तीनों तरफ के रहते हैं. मैंगो में, पपाया में, बनाना, सब में अलग अलग है. ठीक है. आपको क्रॉप के हिसाब से याद रखना. पपाया में अलग अलग पाए जाते हैं. अगर आपका पपाया का प्लांट दिखा, या तो वो मेल हो सकता है, या तो वो हर्मेफ्रोडाइट हो सकता है. ठीक है. या फिर फीमेल भी हो सकता है. ठीक है. कुछ भी हो सकता है. वो फ्लावर आप देखने के बाद आपको पता चलेगा, फ्लावर आइडेंटिफिकेशन से. ठीक है. ठीक है. तो दूसरा क्या है? तो पपाया में लैटेक्स, ये क्या होता है? लैटेक्स को क्या बोलते हैं? पेपेन क्या है? पेपेन. तो ये सर बहुत एक्सट्रैक्ट निकलता है. एक्सट्रैक्ट. मतलब
पपाया फ्रूट से पेपेन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इमेच्योर पपाया फ्रूट को मिल जाता है। दूसरा पपाया में क्या है, येलो पिगमेंट होता है पपाया में ड्यू टू यस सर, जेंथोफिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा पपाया में लीव्स में पाया जाता है जिसको हम कार्पिन बोलते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका डायूरेटिक प्रॉपर्टी होती है, हार्ट स्टिमुलेंट भी होता है ये पपाया के लिप्स से पाया जाता है, ठीक है। सो पेपेन ये एक्सट्रैक्टिंग पेपेन आप क्या करते हैं, ठीक है ओके। तो पपाया का सीड रेट क्या है, कितना सीड रेट लगता है पपाया का? सर व्हाट इज पिपिन? क्या क्या हेलो सर पिपिन मीनिंग? क्या हेलो बोलिए बोलिए। सर मीनिंग ऑफ पिपिन, पिपिन। पेपिन, हाँ पेपिन ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मैंने बताया प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ये कुछ इमेच्योर पपाया फ्रूट से हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टीज है, तो पहले ही आपको बता दिया था। तो इसको हम पेपेन, इसको हम सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको लिखना है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ऑब्टेन फ्रॉम इमेच्योर पपाया फ्रूट्स, ठीक है, जिसको हम पेपेन बोलते हैं। तो पपाया का आपको 1 ग्राम अगर पपाया का सीड है तो उसमें आपको 20 सीड्स मिल जाते हैं। तो पपाया का सीड्स इतना लाइट वेट होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा तो पपाया में सीड वायबिलिटी भी रहती है, तो सीड आपको इमिडिएट ये करना है 45 डे से ज़्यादा आपको, नहीं तो जर्मिनेशन आपका अफेक्ट हो जाता है और सीड वायबिलिटी पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। सो जर्मिनेशन होने के लिए 1520 दिन लगते हैं आपको पपाया सीड जर्मिनेशन होने के लिए। तो पपाया का एवरेज यील्ड आपको मिलता है 60 to 75 टन्स पर हेक्टर, ठीक है। तो लैटेक्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं जिसको आप इमेच्योर ये बोलते हैं पेपेन बोलते हैं। तो पेपेन का यील्ड एनुअल यील्ड होता है 250 to 370 केजी पर हेक्टर पर ईयर। तो पर प्लांट का भी दिया है, मतलब 15 ग्राम दिया है, वो मैक्सिमम मिलता है। तो यहाँ पे 250 या 375 केजी पर हेक्टर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर सिस्टम है पर जिसको ग्राम पर हेक्टेयर होगा ना, केजी पर हेक्टेयर तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ केजी पर हेक्टर पर ईयर, तो यहाँ पे 250 to 375 केजी। तो इसका मतलब क्या है, आपके सर पर हेक्टर, केजी सीड रेट ज्यादा हो जाएगा ना, ग्राम होगा ग्राम। नहीं नहीं ग्राम नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर देखा आपने स्पेसिंग, अगर आपने देखा पपाया का तो बहुत कम है। तो पपाया का मान लो 2 into 2 मीटर स्पेसिंग है, तो 1 हेक्टर में कितने प्लांट्स बैठेंगे आप बोलिए? हाँ 10,000 डिवाइड बाय 4 कीजिए, कितना होता है 2 into 2 मीटर? 2,500 प्लांट्स आपके हेक्टर में बैठते हैं पपाया के, ठीक है। अगर 2 मीटर भी आपने पकड़ा तो आप 15 ग्राम इंटू 2,500 प्लांट्स कीजिए तो आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। 200 केजी से ज्यादा जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? हेलो यस सर, हेलो, आ गया। ठीक है। तो ऐसे ही है। दूसरा हाई डेंसिटी प्लांटिंग होता है पपाया में, जो कि कुछ सुटेबल डॉर्फ ग्रोइंग वैरायटी जैसे कि पुसा नन्ना वैरायटी आई है, ऐसे वो 1.2 into 1.2 मीटर से उसका प्लांटिंग किया गया। तो 6,400 प्लांट्स पर हेक्टर उसका प्लांटिंग डेंसिटी था, ठीक है। तो ये सारा इस तरह से होता है। तो पपाया आप जून में प्लांट कर सकते हैं, तो ऑनसेट ऑफ मानसून ये अच्छा टाइम है प्लांट करने का, ठीक है। तो यही पपाया का आज का क्लास था, ठीक है। तो थैंक यू फॉर, आपको कुछ सवाल है आप पूछ सकते हैं, या कुछ पिछले पार्ट्स पर भी। सर पपाया कंप्लीट हो गया ना? हाँ पपाया कंप्लीट हो गया, अभी नेक्स्ट क्लास से दूसरा लेंगे, ठीक है। सपोटा या गावा लेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ कुछ आपको यस डाउट्स सर। हो, इतना काफी है आपके लिए। हम ज्यादा डीप भी नहीं जा सकते, बहुत ही जैसे कि मैंगो बनाना हम बहुत ही डीप पे, एक्चुअली वो पूरा ठीक है। पर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आ गया, हाँ। क्योंकि ये क्रॉप यस ट्री सर। क्रॉप समझ में बहुत ही टाइम लगता है, जैसे कि मैंगो या एक सिट्रस भी है वैसा ही क्रॉप तो मैं ज्यादा आपको पढ़ा उतना ये नहीं डीप नहीं जाना। सिट्रस ग्रेप्स की है, बहुत ही वास्ट क्रॉप है ये, सिट्रस है और ग्रेप है।
बाकी के क्रॉप उतना नहीं है, एक घंटे में आपको बता सकते हैं उनके बारे में। और ये जो क्रॉप है 4 या 5 आपकी क्रॉप बहुत ही ठीक है। ठीक है फिर, हाँ ओके। Sir, हाँ what is our next crop in next lecture? क्या हो गया, बोलिए। Sir, in next lecture, which crop we will study? नेक्स्ट लेक्चर हम सपोटा से शुरू करेंगे, ठीक है, सपोटा, और बाद में गावा लेंगे, बाद में सिट्रस Yes, लेंगे, sir. ग्रेप्स ऐसे करेंगे। तो ग्रेप्स और सिट्रस के लिए एक्चुअली ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं उसका कुछ एक या कुछ तो करूंगा उसके लिए। इन शॉर्ट आपको बता दूंगा ग्रेप्स और सिट्रस, जितना कुछ एग्जाम के लिए चाहिए उतना ही बता दूंगा, क्योंकि वो भी मैंगो और बनाना जैसे क्रॉप है। बाकी क्रॉप्स इतने आपके ये नहीं है। प्लांटेशन में एक कोकोनट है जिसमें आपको ज़्यादा बताया जा सकता है, रबर है, टी है, कॉफ़ी है, पर उसमें उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। और टेम्परेट में ये एक है जो एप्पल है, पोमोग्रेनेट है, बाकी सब छोटे छोटे क्रॉप्स है ये। ठीक है फिर, आप पढ़ते रहिए। कुछ जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके बुक्स आपको दिए गए, रेफरेंस बुक दिए गए हैं। Yes, ठीक है, sir. आपके पास है ना सॉफ्ट कॉपी, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप पढ़ते रहिए, क्योंकि तो सभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसी के लिए सवाल आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।